नमस्कार दोस्तों। आप में से कितनों को पता है कि इंसेक्ट बाइट होने पर, कीड़े के काटने पर या हनी बी ततैया के काटने पर या फिर मच्छर के काटने पर हमें क्या करना चाहिए? पता होगा, लेकिन सवाल ये है कि उनमें से जो जानकारियां आपके पास हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं और वो उनमें से कितनी जानकारियां वास्तव में ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं जिससे कि रिजल्ट मिले। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और ये एक छोटी सी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें कभी कभी पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वास्तव में कीड़े के काटने पर हमें क्या करना चाहिए, इंसेक्ट बाइट्स में क्या करना चाहिए, मॉस्किटो बाइट्स में क्या करना चाहिए, सिम्टम्स कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा और कौन सी बेस्ट पॉसिबल ऐसी 4 दवाइयां हैं जो अगर आप अपने घर में रखें तो आप अपने घर वालों को इमरजेंसी ट्रीटमेंट घर में ही दे सकते हैं। वीडियो को शॉर्ट रखा गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जनहित में लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी बात समझ में आएगी तो मुझे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये इंसेक्ट बाइट या मॉस्किटो बाइट या फिर स्टिंग बाइट्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर इंसेक्ट बाइट होता है किसी भी पेशेंट को तो वो डिपेंड करता है कि कौन से कीड़े ने काटा है। अगर आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए कि कीड़ा कौन था तो आप जो अफेक्टेड साइट है उसे देखकर पता कर सकते हैं। जैसे उस एरिया के आसपास रेडनेस हो सकती है, वो एरिया छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसमें जो है रेडनेस आपको दिखाई देगी, गर्माहट आपको दिखाई देगी, सूजन आपको दिखाई देगी और वो सूजन धीरे धीरे करके बढ़ भी सकती है या फिर उतनी ही सूजन रह सकती है। ये तो बात हो गई इंसेक्ट बाइट्स की। अब अगर स्टिंग बी या फिर हम बात करें कि जो येलो बी होती है उसने अगर आपको स्टिंग कर दिया तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसी कंडीशन में वो पूरे एरिया में जहाँ पे उसने स्टिंग किया है आपको वो सडनली इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, बहुत जल्दी रेड हो जाएगा बुरी तरह से, वहाँ पर जलन मचने लग जाएगी, दर्द होने लग जाएगा, पेशेंट को बेचैनी होने लग जाएगी। कुछ पेशेंट्स को तो पूरे शरीर पर स्वेलिंग आने लग जाती है जो कि एक एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो ये कुछ बेसिक सिम्टोमेटोलॉजी होती है इंसेक्ट बाइट और स्टिंग बाइट की। अब अगर हम मॉस्किटो बाइट की बात करें तो मॉस्किटो बाइट में क्या होता है कि भाई मच्छर छोटे छोटे होते हैं, जैसे ही मच्छर स्टिंग करता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में एक छोटा सा दाना बन जाता है। कई सारे मच्छर अगर स्टिंग करेंगे या एक ही मच्छर कई बार स्टिंग करेगा तो वो एक छोटा सा इन्फिल्ट्रेटेड सा दाना वहाँ पर बन सकता है। उसमें खुजली बहुत ज़्यादा हो सकती है, इचिंग बर्निंग भी हो सकती है कभी कभी और पेशेंट का खुजाने का बहुत ज़्यादा मन कर सकता है। इनटॉलरेबल इचिंग जैसी सिचुएशन आ सकती है पर यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। ऑल्दो मॉस्किटो बाइट की वजह से और बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक, अब हम बात करें अगर सिम्टम्स के बारे में कि भाई इंसेक्ट बाइट हो या मॉस्किटो बाइट हो या स्टिंग बी की बाइट हो, हनी बी बाइट हो, तो वहाँ पर क्या सिम्टम्स आते हैं, कीड़े के काटने पर क्या सिम्टम्स आते हैं। भाई ऐसी सिचुएशन में जो सबसे बड़ा सिम्टम आता है दैट इज़ पेन। उस पर्टिकुलर साइड में जहाँ पर आपको डंक लगा है या कीड़े ने काटा है तो वहाँ पर आपको दर्द होगा, उस एरिया में आपको सूजन आने लग जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, वो एरिया गर्म हो जाएगा, आपको चुभन जैसी महसूस हो सकती है, बहुत बुरी तरह खुजली हो सकती है, गर्माहट हो सकती है, आग निकल सकती है, बुरी तरह से खुजाने का मन कर सकता है, वो एरिया धीरे धीरे करके स्वेल होकर ज़्यादा हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से पूरे शरीर में या उस पर्टिकुलर पूरे एरिया में बुरी तरह से स्वेलिंग भी आ सकती है। उसके अलावा पेशेंट को उस प्रॉपर एरिया में कभी भी पानी का डिस्चार्ज हो सकता है, वाटर डिस्चार्ज हो सकता है या फिर स्टिकी डिस्चार्ज हो सकता है। कुछ केसेस में तो वही दाना फूल कर बॉयल बन जाता है, यानी फोड़ा टाइप का बन जाता है जिसमें पानी भर जाता है और साथ साथ में वो जैसे ही पानी वहाँ से निकलता है तो वो एसिडिक होता है, तो पूरी स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, उसमें स्कैल्ड्स पड़ जाते हैं, पूरी धीरे धीरे करके काली हो जाती है और ये जलन कई 1 दिन से लेकर 2 दिन 3 दिन से लेकर लगभग कई हफ्ते तक भी रह सकती है। तो ये सिचुएशन होती है जब किसी भी पेशेंट को कोई कीड़ा काट लेता है। इतने सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब जैसे ही कीड़ा काटता है तो इनिशियली 1 घंटे 2 घंटे में दिक्कत नहीं होती, पर जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे मरीज को परेशानियां होती हैं। अब अगर हम बात करें होम रेमेडीज़ की कि कैसे आप किसी भी सिचुएशन में कुछ ऐसा काम करें जिससे कि वो इंसेक्ट बाइट न्यूट्रलाइज हो जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट को स्टिंग जो है इंसेक्ट बाइट हुई है या फिर हनी बी ने काटा है या मॉस्किटो बाइट बहुत ज़्यादा हुई है तो हमेशा कोशिश करिए कि आप सबसे पहले अफेक्टेड एरिया को वॉश कर लीजिए।
ठंडे पानी से उस पूरे एरिया को वॉश करिए, उसमें पानी डालिए, अच्छे से उसे रगड़िए और एक अच्छा सा एंटीसेप्टिक सोप के साथ में उसे वॉश कर लीजिए। ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो हमेशा आपको करनी चाहिए। जैसे ही आप उसे वॉश कर लेंगे तो वहाँ पर सर्च करिए कौन सा एरिया आपका अफेक्टेड है, जहाँ पर आपको दिक्कत हुई है, और जैसे ही आपको अफेक्टेड एरिया मिल जाए तो उसमें कोशिश करिए देखने की कि अगर वहाँ पर कोई डॉट है या नहीं। अक्सर जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, अक्सर जो अफेक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पर बीच में काले रंग का स्टिंग हो सकता है, येलो स्टिंग हो सकता है, वाइटिश स्टिंग हो सकता है, या फिर वाइटिश ग्रीन स्टिंग भी हो सकता है। तो दिस वॉज, ये एक ओपनिंग थी जहाँ से वो जो इंसेक्ट था उसका पॉइजन आपकी बॉडी में गया है या स्किन में गया है। अब वहाँ पर क्या करेंगे, उस जो अफेक्टेड एरिया था जहाँ पर वो स्टिंग था उसे किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो छोटी सी सिजर हो सकती है या फिर नाइफ हो सकता है, कुछ नहीं तो केवल एक की हो सकती है, उस की के साथ में कोशिश करिए हल्के हल्के रब करने की और उसके एरिया के आसपास रब करिए ताकि वो स्टिंग ऊपर को आ जाए। अगर वो स्टिंग ऊपर को आता है तो उस स्टिंग को वहाँ से रिमूव कर दीजिए। अगर स्टिंग ऊपर नहीं आता है तो कुछ भी मत करिए, उसे हल्के हल्के से रब करके जो वहाँ पर उस एरिया है उसे कोशिश करिए दबाने की। दबाने से कई बार ऐसा होता है कि वो डिस्चार्ज जो होता है, पॉइजनस डिस्चार्ज, वो बाहर को आ जाता है। ये दो चीज़ें सबसे बड़ी प्रायोरिटी की होती हैं। इसके बाद तीसरा जो हमें काम करना चाहिए वो ये कि उस एरिया के ऊपर आइस लेकर उसको लगा देनी चाहिए, उस प्रॉपर एरिया को लगा। जैसे ही आप वहाँ पर आइस अप्लाई करेंगे तो अगर वो पॉइजन हल्का सा, स्लो पॉइजन होते हैं ये, छोटे पॉइजन होते हैं, ये जैसे ही पॉइजन स्प्रेड करेगा तो वो फौरन आइस लगने के बाद कंसोलिडेट हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, वो पूरे एरिया में नहीं फैलेगा, एलर्जिक रिएक्शन कॉज नहीं करेगा। क्योंकि अक्सर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से पेशेंट की सांस भी फूलने लग जाती है और कभी कभी पेशेंट को चेहरे पर सूजन बुरी तरह भी आ जाती है, हाथ पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है, तो यहाँ पर परेशानी तकलीफदायक हो जाएगी। इसलिए जैसे ही वो पर्टिकुलर एरिया है उसमें आइस पैक लगाकर उसको थोड़ी देर रख दीजिए ताकि वो वहीं का वहीं कंसोलिडेट हो जाए। फिर जो नेक्स्ट काम हमें यहाँ पे करना है, आइस पैक 2 से 3 बार करने के बाद धीरे धीरे करके उसे रब करना है और रब करने के बाद वहाँ पर आपको कोई भी पाउडर डाल देना है ताकि वो एरिया ड्राई हो जाए। अगर वहाँ पर कोई भी पॉइजन उस ओपनिंग से बाहर को आए रब करने के बाद तो वो पाउडर के साथ ड्राई होके मिक्स होके हट जाए या फिर झड़ जाए, वो स्किन के किसी और एरिया में टच ना करे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना सा काम कर देते हैं और उसके बाद आप इमरजेंसी में किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं तो आप ऑलरेडी 70% टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, आप अपने पेशेंट को स्टेबल ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके बाद जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर हम देखें तो क्या करना चाहिए हमें, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट को कोई एक एंटी एलर्जिक, इमरजेंसी में अगर आपके घर में रखी है तो आप एंटी एलर्जिक दे सकते हैं, उस एंटी एलर्जिक से पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। इसके अलावा मैं तो आपसे कहूँगा कि मैं 4 होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ जो आपको अपने घर में रखनी चाहिए, जो जैसे ही स्टिंग बाइट हो और जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ वो आएँ तो फौरन आपका पेशेंट विद इन 15 मिनट्स टू अबाउट 1 आवर, इस ड्यूरेशन के बीच में स्टेबल हो जाएगा। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज लिडमपाल। स्टिंग बाइट्स के लिए, मॉस्किटो बाइट्स के लिए स्पेशली जो लिडमपाल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, बिकॉज ये पंक्चर्ड वुंड्स को हील करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। कभी भी कोई भी आपको इंजरी हो जाए, चोट लग जाए जहाँ पर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट या शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से इंजरी हुई है तो वहाँ पर लिडमपाल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए ये इंसेक्ट बाइट्स की फर्स्ट रेमेडी ऑफ चॉइस है कि जैसे ही आपको कीड़े ने काटा या फिर आपको डर है कि बच्चा पार्क में जाएगा कीड़ा काट लेगा तो आप उसे लिडमपाल देकर भेज सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो दूसरी यहाँ पर मेडिसिन है दैट इज एपिस मेलिफिका। अब देखिए एपिस मेलिफिका लिडमपाल के बाद सेकंड रेमेडी ऑफ चॉइस है, बिकॉज यहाँ पर अगर इंसेक्ट बाइट की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है बुरी तरह से, एरिया सूज जाता है, रेडनेस हो जाती है, वहाँ पर गर्मी होने लग जाती है, स्टिंगिंग सेंसेशन होता है, चुभन जैसी होने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में द मेडिसिन इज एपिस मेलिफिका। मतलब इंसेक्ट बाइट हुई, पूरा शरीर सूज गया या उस पर्टिकुलर एरिया में ज़बरदस्त सूजन आ गई, दर्द होने लग गया, जलन होने लग गई, फौरन एपिस मेलिफिका दीजिए। 15 मिनट के अंदर अगर आप रिपीट करते हैं 5-5 मिनट के बाद तो 15 मिनट्स में 3 डोजेज में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज कैलेडियम। अब देखिए कैलेडियम मानी जाती है कि ये मेल सेक्सुअल वीकनेस की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बेहतरीन दवा है इंसेक्ट बाइट्स के लिए। स्पेशली अगर किसी पेशेंट को ऐसा स्टिंग बाइट हो रहा है जो कि मॉस्किटो बाइट्स के साथ
मल्टीपल मॉस्किटो बाइट्स हैं, या फिर कोई बरसाती कीड़ा वहाँ पर काट रहा है पेशेंट को और वहाँ पर बुरी तरह से खुजली मच रही है, बुरी तरह से जलन मच रही है, मरीज का मन कर रहा है रगड़ दो उसको, बुरी तरह से रगड़ लो, रगड़ने से आराम आ जाएगा, द मेडिसिन इज कैलेडियम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। इसके बाद लास्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी दवा है कैंथेरिस। बरसाती कीड़े, रेनी सीजन की जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि काटने के बाद पॉइजनस होते हैं, इस वजह से स्कैल्ड्स बना देते हैं। यानी पहले बॉयल बनेगा, उस बॉयल में से जो पानी निकलेगा वो स्कैल्ड्स बना देगा और वो कई हफ्तों तक जाके धीरे धीरे करके ठीक होता है। ये अक्सर नॉर्थ इंडिया में पेशेंट्स के संग परेशानी होती है बारिश के मौसम में। ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की दवा है कैंथेरिस। यानी जब ज़बरदस्त जलन हो, बुरी तरह से जलन हो, पेशेंट को लगे इसमें से आग निकल रही है, मुझे आराम नहीं आ रहा है, मैं एंटीएलर्जिक खा रहा हूँ फिर भी आराम नहीं आ रहा है, स्वेलिंग नहीं है लेकिन वहाँ पर स्कैल्ड्स हो गए हैं, फोड़ा हो गया है, फोड़े से पानी निकल के स्कैल्ड्स हो गया है, जल गया है पूरा एरिया, तो और बर्न जैसा सेंसेशन हो रहा है कि जैसे किसी वहाँ पर जल गया हो किसी भी चीज़ की वजह से, तो द मेडिसिन इज कैंथेरिस। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया कि अगर कोई इंसेक्ट बाइट हो जाती है तो क्या सही तरीका है स्टेबल करने का। इस तरीके से आप अपने पेशेंट को स्टेबल कर सकते हैं और अगर जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं वो दवाइयाँ आप अपने पेशेंट को देते हैं तो आपका पेशेंट विद इन 45 मिनट्स स्टेबल हो जाएगा, उससे कोई परेशानी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। तो आई होप जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है बहुत ज़रूरी थी, आपको समझ में आई होगी। मेरी बात समझ में आई है तो मुझे एक थम्स अप देना ना भूलें और वीडियो को जन्नतन लोगों तक ज़रूर शेयर करें। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।